जब आप तमाम के तमाम चैप्टर्स का एक क्विक रिव्यू और उसके बाद हम जो हमारा आखिरी चैप्टर है डाटा का उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है जो हमने कंप्लीट करना है हमारे इल्म में है तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 और 6 है। ये 6 चैप्टर जो है ये डाटा के चैप्टर है, इनमें सिस्टम का कोई एरिया नहीं है और उसके साथ साथ हमें इसके बारे में इल्म है कि इसकी परसेंटेज 35% से 45% है। हमने एक असम्पशन ली हुई है, हमें इल्म नहीं है तो अल्लाह की ज़ात को बेहतर पता है कि पेपर कहाँ से आएगा, लेकिन हमारी असम्पशन यही है कि इंशाल्लाह करीबन कोई नज़दीक या 42% या 38% ऑलमोस्ट इसका करके नज़दीक करीब चीज़ हमारे एग्जाम का हिस्सा जरूर होगी। अगर मैं चैप्टर वाइज एनालिसिस करूंगा तो सबसे पहली पढ़ी जाने वाली चीज उसका नाम 3 था। ऊपर डाटा लिखा हुआ है टाइप्स कैटेगरीज एंड सोर्सेस। असल काम की बात ये 3 थी, बाकी 2 बातें एडिशनल थी, वो आपको चैप्टर 2 में मिलेंगी दोबारा, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 दोबारा मुझे डिस्कस करेगा। तो पहले चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास डाटा की टाइप्स, क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा और कैटेगरी में स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा और कैटेगरी में 4 कैटेगरी थी, इंटरनल, एक्सटर्नल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आई गेस ये काफी हद तक आपका अच्छी होगी। तो उम्मीद है कि चैप्टर भी आसान था, इसमें मोस्टली सिंपल सवाल आने का चांस ज्यादा है, लेकिन मैंने टेस्ट में आपको इसी वजह से उसमें एनालिटिकल सवाल दिया था और उसके बाद आपको मैंने बाद में क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं, उन क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वो इसलिए आपको प्रोवाइड किए गए हैं ताकि कोई चीज आपकी प्रैक्टिस के लिहाज से कमी न रहे। मेरी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कभी करते हैं तो मेरी बात तकलीफ है, इसलिए कि मेरी नजर में तो आप में से हर एक को पेपर पास करना चाहिए और ये उम्मीद आप रखेंगे मेरी नहीं अपनी जात के लिए, इसलिए कि हर बच्चा ये उम्मीद करके बैठा हुआ है कि मैं तो ये उम्मीद करके बैठा होता है याद रखिएगा ये उम्मीद की मुखालफत है और ये अल्लाह के साथ जो आपका ताल्लुक है उसकी मुखालफत है। तो इसलिए मैं इंशाल्लाह पास होना है, जब ये उम्मीद रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हमसे पास होंगे, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी मेहनत। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 था जिसमें 2 ही इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक तो एनालिटिकल साइकिल था, एक उसमें एनालिटिकल साइकिल था और एक एनालिटिकल ब्रांचेस थी और साइकिल का ब्रांचेस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था। लेकिन आगे जाकर जब किसी कंटेंट को आप एआई में पढ़ेंगे वहां पर भी एनालिटिकल साइकिल भी आएगा, एनालिटिकल ब्रांच आएगा, लेकिन आपस में लिंक तो होगा लेकिन बड़ा जमीन आसमान का फर्क होगा। जबकि हमने एनालिटिकल साइकिल में पढ़ा था कि एनालिटिकल साइकिल में पहले डाटा कलेक्शन, फिर उसकी क्लीनिंग, फिर उसकी एक्सप्लोरेशन, फिर उसकी डाटा मॉडलिंग, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन, फिर डिसीजन मेकिंग और आखिर में मॉनिटरिंग। जबकि ब्रांचेस क्या आई थी, डिस्क्रिप्टिव डाटा है वो एनालिटिकल साइकिल की 3 चीजों को बताता है, उसकी क्लीनिंग को, उसकी कलेक्शन को और उसकी एक्सप्लोरेशन को। डायग्नोस्टिक एक कंटेंट था, जबकि डिस्क्रिप्टिव का जो अंदाज था वो डाटा मॉडलिंग के साथ ताल्लुक था और उसका ताल्लुक था साथ में डाटा की जो है बेसिकली इंटरप्रिटेशन के साथ। और आखिर में जो हमारे पास जो है डाटा की ब्रांचेस के अंदर जो आखिरी ब्रांच प्रिस्क्रिप्टिव ब्रांच है, काम कैसे किया जाए और उसका ताल्लुक पूरे साइकिल के साथ डिसीजन मेकिंग के साथ और साथ में मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन के साथ। यानी बहुत अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन आपके पास ऑलमोस्ट 15 से 18 क्वेश्चन आपके पास मोस्टली 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको स्ट्रक्चर क्वेश्चन आपको, लेकिन उसकी कम भी है आहिस्ता आहिस्ता उसकी है कि जारी रुके चैप्टर नंबर 6 पे जारी नहीं होती, कम से कम आपको दिलवाएंगे कि आप 9 क्वेश्चन आपको दिलवा देंगे, आप कम से कम सवाल करें 9 बहुत हैं आपके पास 2-3 लेवल नहीं है किताब आपके पास 9 रहे हैं, तो मैंने वो इसी में करके दे दिया ताकि जब तक मेरा वॉल्यूम नहीं आता कम से कम आपके पास कुछ सवाल करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन के साथ ऑलमोस्ट 2 क्लास में दिए और 2 क्वेश्चन आपको साथ वैसे भी किए हुए हैं, तो कम से कम 1 क्वेश्चन किया हुआ है, कम से कम आपको करना चाहिए और मेरी प्रैक्टिस के लिए आपके पास अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा, उसका नाम था बिग डाटा। बिग डाटा के बहुत सारे काम थे, सबसे अहम काम था बिग डाटा का 5V जो कि बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था। उसके बाद बाकी तमाम चीजें बहुत आसान थी, डाटा एप्लीकेशन कहां पे हमने मुख्तलिफ वीडियो के बारे में बताया था। अगर कहीं ना जाए तो फेसबुक सबसे बड़ी एग्जांपल मौजूद है आपके पास, सोशल मीडिया के अंदर इससे ज्यादा इस्तेमाल कहां होता है। जितने भी बैंक्स है सारे के सारे बिग डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी आपकी वेबसाइट के डेवलपर्स हैं यानी बड़ी कंपनी कोई वेबसाइट को चला रही है वो सारे के सारे बिग डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया सारा बिग डाटा इस्तेमाल हो रहा है, हॉस्पिटल के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके कई जगह इसकी एप्लीकेशन थी, इसके चैलेंज भी थे, इसके बेनिफिट्स भी थे। अभी सारी बातें सारी लगता है वो आप याद करने के लिए ये सब आपको रिव्यू दिया गया था कि आपको चीजों को याद होना चाहिए। उसके बाद बहुत अहम यूनिट हमारे 2 थे 5 एंड 6। 5 के अंदर इंपॉर्टेंट चीज थी DBMS प्लस डेटाबेस, जबकि यहां पर आपके पास एक चीज थी डेटाबेस प्लस डाटा वेयरहाउस। ये मेन कंटेंट है, यानी जिन चीजों को आगे लेके चला गया है, जिसको लेके चलना है आपको OLTP सब इसलिए पढ़ाया गया ताकि डाटा वेयरहाउस से कंपैरिजन करवाया जा सके। कंपैरिजन की वजह से आपको पढ़ाया गया है, लेकिन यहां डेटाबेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी जाने वाली एक चीज, यहां भी डेटाबेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने हाईलाइट किया है। अभी तक आपके पूरे कोर्स में ये चीज मुश्किल है, बाकी कोई चीज आपको मुश्किल नहीं मिलनी चाहिए और जिनकी इस पे प्रैक्टिस इंशाल्लाह वो मुश्किल नहीं लगेगी इंशाल्लाह। और यहां पर आपके पास ERM और यहां नॉर्मलाइजेशन, जबकि डाटा वेयरहाउस में ELT पढ़ा आपने, डाटा आर्किटेक्चर पढ़ा, डाटा आर्किटेक्चर स्कीमा आपने पढ़ लिया था और उसके साथ साथ आपने OLTP के बारे में कुछ मालूमात हासिल की थी। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की टाइप्स थी, जिसमें 5 टाइप्स पढ़ी थी, हायरार्किकल और नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फिर ग्राफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आपने इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के 2 मेजर कंटेंट पढ़े थे, लॉजिकल इंडिपेंडेंस और फिजिकल इंडिपेंडेंस। उसी का आपका डेटाबेस आर्किटेक्चर बना था, इसमें एक आपके पास एक्सटर्नल था, इंटरनल था और लॉजिकल था। तो बहुत आसान से कंटेंट किसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए, लेकिन सबकी मैंने की थी एक स्टूडेंट के पास एक पेज पर एक चैप्टर की सभी स्टूडेंट को बनानी चाहिए। मैंने इसलिए एक ही बना के आपके सामने पेश कर दी ताकि ये काम यहां पर जो मुझसे PRC 5 पर गया है, ये काम हम PRC 5 में भी करवाते थे ताकि बच्चे को एग्जाम के दौरान किताब खोल के एक लाइन पढ़नी पड़े। ये रोजाना पढ़ने वाला काम है जो आपने आज से करना है। एग्जाम के दौरान ये काम नहीं हो सकता, पूरी किताब नहीं पढ़ी जा सकती और बच्चे ने इसके अलावा 2-3 सब्जेक्ट और पढ़ने होते हैं। तो हमारे पास ये है कि तैयारी को साथ रखिए, ग्रुप कंप्लीट होने वाला है, वो भी वाला चैप्टर बिल्कुल बच्चों का चैप्टर आसान चैप्टर मैंने इसी वजह से रोक रखा हुआ था। इस दौरान हम बहुत सारे काम करने का मैंने प्लान बना रखा हुआ है कि छोटे-छोटे काम करता हूं, तो मैं आपको देखूंगा लिखते मैं आपको लिखा देखा तो कम से कम रैंडमली 2-3 उदाहरण मिला मैं क्या दिया क्लास में जाएगी क्योंकि पढ़ने का काम है। हालांकि क्योंकि इस पढ़ने में मुझे फायदा होना है, मुझे सीखने के लिए जानी है और मेरा नाम बढ़ जाएगा, आपको पढ़ना है, आपको मजबूर है, आपको मेरी वजह से क्योंकि सामने कहा था मैं आ गया हूं, वरना मेरा आगे नहीं जाता यहां पर क्लास की आपके सामने 180 क्लास नहीं होती यहां 100 मिनट ऑलमोस्ट 100 देखने में 90 मिनट होंगे मुझे 80 होंगे, लेकिन बहरहाल कितनी डेडिकेशन पे ताकि होनी चाहिए मतलब मिल जाएगा। ये भी चाहिए, ये बात भी चाहिए। हालांकि मैंने तो यदि आपको मैंने डिस्कस करने की बात करी, मैं बता दी हमारी बात अंदर का बात आता है जी। मुझे मालूम है मोटिवेशन आपकी मोटिवेशन आपके ना फिट है ना मुनासिब है, इसलिए ये लोग ये काम करना होता है मोटिवेशन डीमोटिवेशन के लिए आपके लिए अपनी बनानी चाहिए। मोटी का मतलब अभी है ही नहीं। बस बात करते हैं, बहुत अहम यूनिट है एग्जाम का सबसे आसान यूनिट और एग्जाम का सबसे आसान होने की हैसियत के साथ साथ एग्जाम का बहुत अहम यूनिट आपके पास है। इससे अगला यूनिट बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जिंदगी में इसको आपने पहली मर्तबा नहीं देखा, कहीं ना कहीं किसी शक्ल में देखा हुआ है, लेकिन आप अगली में जाएंगे आपके सिस्टम की दुनिया है। आई गेस उसमें पूरी कोशिश करूंगा कि बीच में इस चैप्टर जान छोड़ देने की मुश्किल है, लंबा चैप्टर ये एक लंबी चीज है, हालांकि बड़ी छोटी है, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकता और स्पेशली आप लोगों को छोड़ना बिल्कुल हराम है। ये तो उस वक्त है कि हमें पता बड़ी डेडिकेटेड क्लास है, नहीं ये काम रखा है तो करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि शायद आपने मैं कभी किसी पे बात नहीं करता इस मामले में। सो दैट्स व्हाई इंशाल्लाह ये कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि नेक्स्ट चैप्टर में करें, लेकिन एक बात आपके साथ कि आप कम से कम 3 चैप्टर कर देंगे। ये काम हम इसी दौरान करते हैं आराम से, यानी पहली मर्तबा चैप्टर 1 3 और 4 कर देंगे और दूसरी मर्तबा चैप्टर 5 और 6 का तो है। मैं ये एग्जाम में आगे बढ़ा के नहीं बात कर रहा, सामने कर दूंगा मैं कह रहा हूं आसान है, लंची है, थोड़ा टाइम वेटिंग है, पढ़ने वाली चीज बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, जरूर बच्चों के लिए तो आपको इसलिए कुछ टाइम होगा, आप साथ हल्का करते हैं और साथ थोड़ा तैयारी करके रखते हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो कल नहीं कल तक आने वाला अगले वीक पे आने वाला है, अगर उसमें आप किसी 3 पे कर दे तो आपकी मेहरबानी है। और 3 आप ये पहले ये
नहीं कोई बड़ी नहीं। ऑटोमेटिक साइड यहां से टेस्ट आएगा, 4 सवाल होंगे और तो पहले ले जाऊंगा। डीबीएमएस पे एक सवाल होगा, डेटाबेस हाउस पे एक सवाल होगा, डेटाबेस पे एक सवाल होगा और डेटाबेस पे एक सवाल होगा। ये नहीं बताऊंगा जाएगा अगर बल्कि शायद ये टेस्ट नोट डाउन कर लीजिए। ये टेस्ट आपका अगले वीक, ये टेस्ट आपका अगले वीक इंशाल्लाह जो भी आपका अगले वीक टेस्ट है, ट्यूसडे को है, वेडनेसडे को है, जिस दिन भी है उस दिन आप ये दो का टेस्ट लेंगे। उससे अगले वीक पे डाटा खत्म हो चुका होगा, वो इस बैग हो जाएगा। तो चैप्टर मुश्किल नहीं, वो उन्हीं 4 में 3 में याद हो जाएगा। अगर देखा तो पहले 2 चैप्टर कुछ भी नहीं है, डाटा कैटेगरी में क्या मुश्किल है। असल में ये डिस्कशन होने वाली है, तो उससे अगले वीक इन 4 टेस्ट होगा, कम से कम एक मरतबा रिवाइज हो जाएगा। ये बताओ क्लास में आप एटलीस्ट 10 टेस्ट में 5 फीमेल में से 5 मेल में से मुझे जरूर चेक कराना। चेक करने के बाद जो आपने जिनके हाई समय है 3 हाई में देने, 2 लो समय दिखाने, इसमें मेल में से 3 हाई दिखाने, 2 लो समय दिखाने, तो आईडिया होगा लिखते कैसे है, ताकि एक में भी दो लगा जाए कि सबके प्रॉब्लम क्या है। यानी जिसके 40 में से जिसके फादर नजदीक 3 टॉप पे है और 40 में से लो है, उन दोनों में उन दो में शो कराने। 5 यहां से 5 यहां, या फिर पॉसिबल है इन दोनों का। ओके इसलिए भाई मीन वाली क्लास के टेस्ट है, उसका बात आपके दरमियान है, उस बात का ताल्लुक नहीं। तो व्हाट इज डाटा गवर्नेंस? मेरे बिल्कुल उस तरह की गवर्नेंस है जैसे आपकी कंपनी की गवर्नेंस है। आपने कोई कंपनी गवर्नेंस नहीं पाई हुई, लेकिन किसी दर्जे में चैप्टर 5 के सॉरी पीआरसी 5 में किसी न किसी दर्जे में कंपनी के रूल्स और पार्टनरशिप के रूल्स पड़े हुए हैं। तो मेरे रूल्स है वो गवर्निंग रूल्स है कि कंपनी ने जिस साल का आपके चैप्टर नंबर पीआरसी 5 में चैप्टर नंबर पढ़ा था कि डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, हालांकि कंपनी चलाते हैं। ये कहता है गवर्निंग रूल, ये गवर्नमेंट बताया हुआ है, आपने अपनी मर्जी से अप्लाई नहीं किया। शेयर होल्डर जिसने कंपनी का पैसा लगाया है वो कंपनी में काम नहीं कर सकता, ये रूल है, ये गवर्निंग रूल है। तो याद रखिए हमारी कंपनी के अंदर कंपनी के रूल होते हैं, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जिस तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस होते हैं इस तरह डाटा गवर्नेंस भी होते हैं। जिस तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है, कंपनी कैसे चलाई जाएगी, कंपनी के रूल्स क्या होंगे, कंपनी के मालिकान कौन होंगे, कंपनी के एम्प्लॉयज कौन होंगे। हालांकि डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉयज लेकिन कंपनी चलाते हुए, हालांकि मालिकान कंपनी के शेयर होल्डर है लेकिन कंपनी में काम नहीं कर सकते। उन्हें साल के इख्तिताम को एजीएम में जाके उन्हें सारी मालूमात दी जाएगी। ये सारी की सारी दुनिया आपके सामने आ रही है। ये सारी क्या है? गवर्निंग रूल्स। क्या है? गवर्निंग रूल्स। वहां पर एससीसीपी में सारे के सारे गवर्निंग रूल बताए थे। यहां पर भी बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडी है, चैप्टर 1 की किताब में गवर्नमेंट बॉडी का नाम दिया हुआ है। ये गवर्नमेंट बॉडीज गवर्निंग रूल्स के बारे में मालूमात कहां देती है कि आपने किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है, काम करने के दौरान डाटा के साथ कैसे खेलना है। ये सारी मालूमात गवर्निंग के अंदर होगी। तो हम इसको कोशिश करेंगे थोड़ा सा हमारी स्पीड थोड़ी सी करेंगे हम, इसलिए कि इसमें आप इसे पढ़ने करने की चीज है। जहां चीज कॉन्सेप्ट लगी आपको बताऊंगा, आप आगे देख लें। मैंने पिछले पूरे 1 महीने में ये चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर 5 एंड 6 मैं आज मार्च 38 में चली, आज 39 चला है। तो उसमें आप आगे देखेंगे ये सारा काम आपका बहुत 12 चैप्टर कंप्लीट हो गया था। थोड़ी सी आगे फॉरवर्ड क्योंकि मैं एक उस्ताद मुझे मालूम है कहां तेज लगता है, कहां स्लो लगता है, तो बहुत तेजी नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन यहां थोड़ी सी स्पीड करके हम इस काम से गुजरेंगे क्योंकि रीडिंग लगा है, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को चलिए 2-3 आएगी बात हो जाएंगे। इसमें कॉन्सेप्ट चीज 2 ही है, एक डाटा गवर्नेंस में और मैं बता देता हूं, हम डिस्कस करेंगे स्टीवर्डशिप क्या होती है, डाटा ओनरशिप क्या होती है, डाटा मार्क क्या होता है, लेकिन बाकी मैं क्लास में जरूर कर चुका हूं। लेकिन वहां एक एंगल डिस्कस होगा डाटा मार्क का। यहां डाटा मार्क के बहुत सारे एंगल डिस्कस होंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू डाटा मार्क क्या होता है, सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू डाटा मार्क क्या होता है, पर्सनलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू डाटा मार्क क्या होता है। यहां दुनिया में फिर वहां थोड़ी एग्जांपल के साथ काम करना पड़ेगा, वहां रुकेंगे। लेकिन जहां आराम से रीडिंग करनी होगी वहां जल्दी से रीडिंग करते जाएंगे। और 12 एरिया है, 12 एरियाज डाटा गवर्नेंस क्या होती है मैं काफी बता दी पढ़ लेते हैं। डाटा की क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इससे पहले आप 3 पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर कैटेगरी थी, मैंने बताया था कैटेगरी से क्या बात है, डाटा का फॉर्मेट टाइप क्या थी, डाटा की नेचर, सोर्स क्या था, जहां डाटा इकट्ठा किया जाना है, तीनों बातों का फर्क है। अब क्लासिफिकेशन है यानी डाटा को मुख्तलिफ तरह के ग्रुप में कन्वर्ट करना। ये ग्रुपिंग है, ये पब्लिक डाटा है, ये प्राइवेट डाटा है, ये सिक्योर डाटा है, ये अनसिक्योर डाटा है। इसलिए क्लासिफिकेशन क्यों? इसलिए कि सिक्योर डाटा के ऊपर आपने गवर्नेंस अप्लाई ना की तो जुर्म है, जबकि अगर अनसिक्योर डाटा को आपने अनसिक्योर रखा और गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत दी है तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। मेरी कंपनी की प्रोडक्शन 10,000 यूनिट पर डे है, सिक्योर डाटा अनसिक्योर डाटा ये कोई सिक्योर डाटा नहीं है। मेरी कंपनी के एम्प्लॉय का नाम मोहम्मद है, मेरी कंपनी के एम्प्लॉय का रोल फोन नंबर है, मेरी कंपनी के एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस है, मेरी कंपनी के एम्प्लॉय की बैंक स्टेटमेंट नंबर है, ये बोल रहा है ये सिक्योर डाटा। इस डाटा में किसी का शेयर नहीं करता, लेकिन मेरी कंपनी की प्रोडक्शन 10,000 यूनिट पर होने वाला है। मेरी कंपनी के अंदर 2 लाख होता है, मैं इसको बताऊं कोई नहीं है, इसलिए ये मेरा जाती मामला है, इसका किसी दूसरे इंसान से ताल्लुक नहीं है। लेकिन जहां किसी इंसान के डाटा का जिक्र आएगा जो मेरे पास एज अमानत रखा हुआ है गवर्नेंस पर होती है। याद रखिए बात, ये है बेसिकली गवर्नेंस के रूल्स। इसकी क्लासिफिकेशन यहां पढ़ेंगे। स्टोरेज आप पढ़ के डाटा स्टोरेज इंटीग्रिटी डाटा बनाना, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने के बाद इंटीग्रिटी कॉन्सेप्ट आपको बहुत दूर होना चाहिए। डाटा की रिलेशनशिप की बात कर रहा है, डाटा कहां आपस में इंटीग्रेट होना चाहिए। डाटा की सिक्योरिटी, डाटा स्टीवर्डशिप में डाटा एंट्री करने में लोग कहते हैं, डाटा मार्ट, उसके बाद कंप्लायंस बात आएगी। सारे के सारे निजाम पर क्या लगा कंप्लायंस रेगुलेशन बॉडी से नाम आएगा कि क्या कंप्लायंस लगाए हुए ये बात छोड़ के चैप्टर 1 के अंदर मैं कहा आपको चैप्टर 2 में डिटेल्स मिल जाएगी। फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कुछ आपकी मैंने स्लाइड दे दी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, फ्ला एंड सो ऑन। उसके बाद ड्राइवर फॉर डाटा गवर्नेंस कौन से फैक्टर्स है जो डाटा गवर्नेंस इसकी वजह क्या थी, हमें क्यों लगाए, हमें क्यों डाटा गवर्नेंस बनाई, तो मालूम है किसी डाटा अनसिक्योर होता है। डाटा गवर्नेंस के चैलेंजेस क्या है, लास्ट वन डाटा गवर्नेंस बेस्ट प्रैक्टिस एंड इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुल्क के ममालिक के अंदर जो मुख्तलिफ लोग डाटा गवर्नेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कैसी चीज है, वो क्या है, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये हमारे चैप्टर का ओवरव्यू जल्दी से लगाने का काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाटा गवर्नेंस, डाटा गवर्नेंस द सेट ऑफ रूल्स, data governance is a set of rules, processes, roles and responsibilities that ensure an organization data is accurate, consistent, secure and properly used for decision making and compliance। पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में आपने पूरी बात बता दी डाटा गवर्नेंस किस चीज का नाम है। डाटा गवर्नेंस में कौन से प्रोसेस कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। डाटा गवर्नेंस में सेट ऑफ रूल्स होते हैं। डाटा गवर्नेंस में इंसानों के रोल होते हैं, कौन इंसान क्या रोल प्ले करेगा और किसकी क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए एज पर द लॉ। और मकसद क्या है, मकसद ये है डाटा एक्यूरेट हो, डाटा कंसिस्टेंट हो, डाटा रिलायबल हो, डाटा कंप्लीट हो। चलो वो चार बातें याद रखें, वो आप ध्यान रखते हैं। मैंने कहा था इन चारों बातों को इक्वल करके डाटा क्वालिटी कहलाती है। तो डाटा क्वालिटी मीन डाटा कंसिस्टेंसी, डाटा एक्यूरेसी, डाटा कंप्लीटनेस, डाटा कंसिस्टेंसी। याद की बात। और अगर मैं कहूं डाटा क्वालिटी लो है, किसी को डाटा It is like a corporate governance. Just as corporate governance control how a company is managed, a data governance control how a data is managed. तो ये दोनों का आपस में कंपैरिजन है। ये क्या है, डाटा कैसे मैनेज करना है, वो क्या है, कंपनी कैसे मैनेज करनी है, दोनों सिमिलरिटी है, लेकिन दोनों के रूल अलग अलग है। वो कंपनी का रूल है, ये डाटा का रूल है। It is about storing data, it is not about storing data only, but how data should be collected, stored, assessed, shared and protected. Ensure that it is reliable, trustworthy and aligned with the business goal. रियल टाइम एग्जांपल ताकि उसके बारे में कुछ और देख सके कि किस तरह से काम कर रहा है। आइए बच्चे बैंकिंग सेक्टर की बातें करते हैं ताकि आइडिया हो और साथ में रिलायंस के लिहाज से बातें भी की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिक्वायर्ड बैंक टू रिपोर्ट कस्टमर डाटा फॉर एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी हर बैंक को गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की हुई है कि अगर कोई शख्स मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, महासवाए उन बड़े-बड़े सर्विसों के अलावा वो जरूर बताना है। अब देखिए जी, यानी आप जैसे मेरे ऐसे डाटा जरूर बताना है कि अगर हमने किसी रुपया की बात दे दिया है, बताओ कि शख्स आप 1 रुपया भेजे क्या बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हां, जो खबर भेजे उसके बारे में बताना जरा जी। कोई बात नहीं, मैं साथ लेके जाऊंगा, मैं इसलिए बात बताने के लिए। ओके, डाटा गवर्नेंस इंश्योर दैट कस्टमर नेम
कस्टमर एनआईसी एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आर एक्यूरेट कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल बैंक ब्रांचेस। आसान सी बातें, आसान सी बातें। ये ना हो कि एक ब्रांच में मोहम्मद अशरफ में मोहम्मद लिखा हो और दूसरे ब्रांच में एम अशरफ लिखा हो। दिस इज नॉट अलाउड। अब हमने ये बात डेटाबेस मैनेजमेंट में पढ़ ली है, इसलिए एग्जाम में करनी करेंगे। अब वहां में ज्यादा एक में लिखा है, एक में कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है, तो दोनों कंसिस्टेंट करने के लिए दोनों कॉर्प और दोनों कॉर्पोरेशन को। तीसरा, विदाउट गवर्नेंस डुप्लीकेशन सेम कस्टमर अंडर डिफरेंट स्टाइलिंग रॉन्ग रिपोर्ट टू एसडीपी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या हैवी पेनल्टीज। अब बात में ये है पहला एडवांटेज कि गवर्नेंस का एक रूल है, उन रूल्स के तहत काम करना है। गवर्निंग बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, गवर्नेंस का रूल पढ़ रहे हैं कि डेटा मस्ट बी एक्यूरेट, डेटा मस्ट बी कंप्लीट एंड वन ऑफ द एरिया इन द बैंकिंग सेक्टर दे हैव टू सबमिट देयर डेटा विद रिस्पेक्ट टू मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल एज कस्टमर डिटेल इंफॉर्मेशन हैव टू सबमिट टू द सेंट्रल बैंक। तो जितने भी प्राइवेट बैंक होते हैं, जिनके पास किसी में कस्टमर अकाउंट होता है, उन्हें वो इंफॉर्मेशन सेंट्रल बैंक से जरूर शेयर करनी पड़ती है। अब आपके लिए डेटाबेस कौन सा पाना चाहिए, लेकिन एक बैंक के डेटाबेस नहीं है और सारी डेटाबेस का डेटा हाउस में आ रहा है, तो कहां पर है, सेंट्रल बैंक के अंदर, ताकि सब लोगों का डेटा अलग अलग मेंटेन किया जा सके। अब बात में इसलिए मैं बात बता रहा हूं कि वो पहले पढ़ने का फायदा है कि वहां की जानकारी यहां समझने की बड़ी आसान है। अगर मैं ये पहले पढ़ा होता तो बात में मुश्किल होती है, डेटाबेस की बात करना। हालांकि मैंने इसको क्लासिफाई में बिल्कुल मामूली होता है। Next, audit and financial reporting. SEC require compliance with IFRS in the, देखिए कितनी छोटी बात आप पढ़ते हैं। वो कहता है कि IFRS एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। आपने एक्यूरेट डेटा दिया है, आपने रिलायबल डेटा दिया है, लेकिन उसका फॉर्मेट IFRS में नहीं है, तो दैट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द ऑडिट इज जीरो, उसकी कोई मतलब नहीं है। लॉ कहता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल कंपनी है, एक से ज्यादा वाली आपकी ब्रांचेस है, यू हैव टू यूज IFRS। और इफ योर ऑर्गेनाइजेशन लोकल ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी भी एक कॉर्पोरेट डॉलर समझ रहा हूं, अगर आपकी कंपनी लोकल कंपनी है तो आप लोकल कंपनी का रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकल कंपनी का। लेकिन इफ यू आर रिलेटेड विद द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, दूसरे मुल्क में आपका ब्रांचेस है, तो फिर आप लोकल कंपनी का स्टैंडर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज IFRS। मैं आपको मालूम कर दूं, इफ यू आर ऑडिटर और आप किसी इदारे का ऑडिट करने के लिए गए हैं और वो इदारा मल्टीनेशनल कंपनी है और उसकी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं लोकल के मुताबिक, तो चाहे डेटा क्रिएट हो, रिलायबल हो, कंप्लीट हो और कंसिस्टेंट हो, आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं चेक करेंगे। और अगर वो आपको इससे सकती है तो आपने इस पे जुमला लिखा होता है, ऑडिट का एक जुमला पूरे के पूरे जो है बेसिकली जितने भी इदारे काम होते हैं, डायरेक्टर सेक्रेटरी होते हैं, सब भारी होता है ये जुमला, दैट स्टेटमेंट इज नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। समझ लो सर, ये जुमला लिखा है ऑडिटर, ऑडिटर लिखा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, हर चीज पक्की होगी और इधर उसमें नॉट लगा दे, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, नॉट ट्रू एंड फेयर, ये दो बातें लिखा है। और कभी ऑडिटर ने कुछ नहीं लिखा होता रिपोर्ट के अंदर, बस स्टेटमेंट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाल रंग का मार्कर लिखे ऊपर निशान लगा दे, कंपनी बंद हो जाएगी, सब आपकी सिग्नेचर होगा। देयर इज व्हाट सो मेनी काइंड ऑफ रीजन, और डायरेक्टर आपसे रीजन नहीं पूछ सकता, डायरेक्टर इज नॉट यू कैन से रिस्पांसिबल टू रिलायबल टू रिलायबल, सॉरी नहीं हैविंग नॉट ऑडिट क्वेश्चन, ये आप बताओ क्यों जवाब आपने देना, क्यों जवाब एससीसी पूछ सकता है आपसे। बस ऑडिटर की इतनी पावर होती है, इतनी वैल्यू होती है ऑडिटर की, ये वो ऑडिट करता है, जो लिख के आ जाता है वो लिखी बात आखिरी हद पे होती है, लेकिन उस हद से आगे के पीछे अपनी नौकरी में जाता है, डायरेक्ट हो जाता है, अगर उसने गलत बात लिख दिया और इसके अगेंस्ट एससीसी ने खुद आपकी चेकिंग कर ली, आपने किया हुआ, तो वो कंपनी बंद आपकी कंपनी बंद होगी, ठीक है। यही मैंने बस आपसे कि आप सब कुछ है, आपके ऊपर रिपोर्टिंग आपको चेक करेगी, यहां बात बताएगा सही था, यहां भी डायरेक्ट गलत हुई सर, एक छोटी बात के ऊपर हाल डायरेक्ट लाइव है, कंप्लीट है, कोई है तो है, लेकिन सर कैसे हुआ, स्टैंडर्ड सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, स्टैंडर्ड उस पर भी गवर्नमेंट सप्लाई हुई है कि जहां पर डाटा को इस फॉर्मेट में लिखाना है। आगे चलिए, if the company ERP has incorrect chart of accounts because of poor data governance, financial report may be misleading and wrong seen by investor. That's why area taxation. अब तीनों आपके बड़े एरिया की बात बताई है ताकि एप्लीकेशन पक्की याद रहे कि गवर्नेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। बैंकिंग सेक्टर वन बिग फैक्टर, ऑडिट एंड फाइनेंस वन बिग फैक्टर, एंड टैक्सेशन आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। The FPR require accurate sale and purchase record. The good governance ensure that sale data from POS becomes point of sale. पॉइंट ऑफ से जहां से डाटा आपका आया है सिस्टम मैच विद टैक्स फाइलिंग एंड पूरा गवर्नेंस अंडर रिपोर्टिंग व्हाट इज दिस फाइनेंशियल पेनल्टीज। अगर आपका डाटा में कहीं मिस्टेक हुई, आपकी टैक्सेशन की रिपोर्ट कुछ और क्या रही है, सेल की दुनिया कुछ और क्या रही है, तो याद रखिए बड़ी बात आसानी आप कुछ बड़ा रखे होता है, टैक्सेशन के लोग काम कर रहे होते हैं, वो आपकी किसी कंसिस्टेंसी को पकड़ के डायरेक्ट बहुत फाइनेंशियल पेनल्टी डाल देते हैं। इसी वजह से इदारा पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ी एहतियात के साथ बनाता है और फिर उसकी बुनियाद पर कंपनी टैक्सेशन काम करती है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो तो आपका टैक्स होगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है कंपनी की ट्रांजैक्शन जो होती है, सबको मालूम है। तो ये बड़ी एरिया के अंदाज से काम होता है, ट्रांजैक्शन आर कन्वर्ट टू लेजर, लेजर सॉरी डेबिट डेबिट कन्वर्ट टू लेजर, लेजर कन्वर्ट टू फाइनेंशियल ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी वजह से पहले इसकी बकायदा ऑडिट आपकी ऑडिटिंग करता है ताकि जो मिस्टेक्स है गलती है वो आराम से पकड़ ली जाए, उसके बाद तसल्ली के साथ उसे टैक्स लगा दिया जाता है, ताकि उसमें आपके पास दो लेवल हो गया, एक कंपनी के इंटरनल अकाउंट बता दिया, कंपनी हो गया, दूसरा ऑडिट रिपोर्ट बता दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, अब उसकी बुनियाद पर टैक्स आराम से लगा दिया जाता है। तो ये बेसिकली डाटा गवर्नेंस की वजह, क्यों डाटा गवर्नेंस कहां से संभाल रही है उसकी एप्लीकेशन के एरिया से। नाउ एडवांटेज ऑफ डाटा गवर्नेंस, अगर कोई इदारा अपने इदारे में एडवांटेज डाटा गवर्नेंस अप्लाई करता है तो उसे क्या फायदे हासिल होंगे, इंप्रूव डाटा क्वालिटी, रिमूव एरर्स, एक तो एरर नहीं होंगे, डुप्लीकेशन नहीं होगी और इनकंसिस्टेंसी भी नहीं होगी। तो क्वालिटी लिखी हुई आपको मालूम है क्या बात लिखनी है। दूसरा, रेगुलरिटी कंप्लायंस, इससे क्या मतलब है, हमारा हर डाटा रेगुलरिटी के मुताबिक यानी कानून के ऐन मुताबिक हो जाएगा और कानून के ऐन मुताबिक में हेल्प विद द आईकैप, एससीसीपी, स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान, एफबीआर एंड इंटरनेशनल पाकिस्तान से बाहर हम अपनी किसी रिपोर्ट सबमिट करा रहे हैं, तो पाकिस्तान से बाहर की रिपोर्ट में चलेंगे, बीजेपी आ जाएंगे आपके पास जीआरपी के नाम से, वो सारी अपनी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बोलते हैं आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी रिपोर्ट बनेगी जो कि आपके इदारे की लायबिलिटी बनाती है। तीसरा कंटेंट, डाटा डिसीजन मेकिंग, आपको मालूम है हमने चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आपके एनालिटिकल साइकिल में सारा डाटा एक्यूरेट है तो डिसीजन मेकिंग की बात होगी ना, डाटा की बुनियाद पर ही डिसीजन मेकिंग हो रही है। अगर डाटा रॉन्ग है डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, अगर सेल की रिपोर्ट में कमी है तो उसकी बुनियाद पर डिसीजन मेकिंग होता है, अगर सेल की रिपोर्ट में जाती है तो डिसीजन मेकिंग होता है। तो ये याद रखिएगा डाटा की बुनियाद पर डिसीजन मेकिंग होती है। तीसरा, डाटा की सिक्योरिटी बढ़ती है, सेंसिटिव डाटा जैसे कस्टमर का एनआईसी, कस्टमर का सैलरी का आपका एम्प्लॉय का सैलरी रिकॉर्ड, ये प्रोटेक्ट कर दिया जाता है दूसरों से। और कॉस्ट सेविंग, अवॉइड वेस्टेज ड्यू टू एरर और रीवर्क, ये बताइए ये वजह इसलिए कॉस्ट कम होती है। डाटा डुप्लीकेशन कम होगी, स्टोरेज कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। डाटा में रिकॉर्ड एक से ज्यादा का प्रयोग है, अल्टीमेटली इनकंसिस्टेंसी भी है और उसके साथ साथ स्टोरेज की कमी बढ़ रही है। हमने नॉर्मलाइजेशन में ये पढ़ा था, जब नॉर्मलाइजेशन फुल इस्तेमाल होती है तो डुप्लीकेशन डाटा कंट्रोल की वजह से डाटा स्टोरेज कम हो जाती है, डाटा में हाउस हमने कंटेंट पढ़ लिया है। जी डिसएडवांटेज नहीं कहते वैसे किताब लिखा हुआ है, मेरे नाम पर लिखा हुआ है, चैलेंजेस ऑफ डाटा गवर्नेंस, ये चैलेंजेस है। तो डिसएडवांटेज का मुझे नुकसान होता है, नुकसान नहीं चैलेंजेस है आपके सामने या लिमिटेशन का इस्तेमाल किया सकता है। नंबर 1, पहले डिसएडवांटेज पहले चैलेंज पहला आपके जो लिमिटेशन और है एक आम काम करने के साथ जैसे सिक्योरिटी लगानी है, तो सिक्योरिटी लगानी चाहिए, सिक्योरिटी लगाने के लिए पावरफुल टूल चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए और फिर स्टोरेज के लिए जगह चाहिए, तो कॉस्ट बढ़नी है। तो एक बार सॉफ्टवेयर कौन सी है, ट्रेनिंग ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, एक काम को डुप्लीकेट चीजों को बचाने के मतलब एक डाटा का बता दूं, लेकिन मैं उसमें बकायदा प्रॉपर क्लीनिंग इस्तेमाल कर रहा हूं, डाटा क्लीनिंग कर रहा हूं, डाटा क्लीनिंग करने लगा। तो क्रिएटिव रूल्स एंड क्लीनिंग डाटा एक आपके पास बहुत टाइम लेगा, एफर्ट लेगा, एफर्ट लगता है। रजिस्टर्स और एम्प्लॉयज समटाइम लगेगा ये बता यार ये उनका काम बड़ा होता है, इस वजह से उनकी तरफ से रजिस्टर्स भी आ सकती है। स्टाफ मे नॉट रेडी टू फॉलो न्यू प्रोसेस फॉर डाटा ऑफ रूल्स एंड नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनेगा। जब आप सिर्फ डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन डील, लेकिन डाटा कलेक्शन के बाद उसके एनालिटिकल साइकिल इस्तेमाल करना, सिक्योरिटी इस्तेमाल करना, डाटा गवर्नेंस अप्लाई करना और फिर रोल डिफाइन करना, ये एक मुश्किल काम होता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक हो गया, एमएनसी हो गया, इन द इट इज हार्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, यानी एक भावी रखना, एक निजाम को मेंटेन रखना, ये कभी इतना आसान नहीं हो सकता। व्हाट आर द मेन की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डाटा गवर्नेंस?
Meanwhile, this very साधारण अगर फवायद भी है, protect the organization from financial, legal and reputation risk caused by poor data handling. Establish internal rules for data use and create clear policies on how data should be collected, stored and used by employees. Implement compliance requirement, यानी किसी भी इदारे की जो भी रूल है उसको आप अपने इदारे के डाटा पर अप्लाई कर लेते हैं. Ensure data practice meet laws, regulation and professional standards like ICAP, SECD and so on. Improve communication, provide consistent, reliable data that enhance understanding between department or division, even collaborating with other organizations. Increase data value, turn raw data into clustering assets that support better business and financial decision, facilitate administration, simplifies data management by assigning roles, responsibilities and accountabilities, reduce cost, eliminate duplication. मतलब ये सभी डाटा की बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे दोनों एंगल का फर्क है. जब आप एडिशनल वर्क करेंगे तो एडिशनल कॉस्ट वो है, और जब मैं ये कह रहा हूं कि डाटा की डुप्लीकेशन कम से कम होगी, स्टोरेज कॉस्ट कम होगी, तो हर बात को आप एक खास अंदाज से प्रेजेंट करना है. समटाइम किताबों में एक ही पॉइंट दो एंगल से जाता है, लेकिन याद रखिए उसको एक्सप्लेन करते वक्त एक तरतीब होती है. मैंने ये क्लास में तीसरी मतलब बुनियाद को बना के आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि हर चीज को लिखते वक्त खास अंदाज होता है. जैसे मैं आपको छोटी मिसाल देता हूं. हमने पढ़ा था कि जब एसक्यूएल इस्तेमाल की जाती है तो एसक्यूएल की क्वेरी आसान होती है, लेकिन एक जगह लिखा हुआ है एसक्यूएल की क्वेरी कॉम्प्लेक्स होती है. कब? जब उसमें ज्वाइन ज्यादा लगे, जब उसमें आपके पास उसमें जंक्शन ज्यादा लगा जाए, तो हर क्वेरी ज्वाइन लगा जाते हैं. इसका मकसद हुआ कि उसने अपनी बात बताई है कि वैसे तो आपकी एसक्यूएल की क्वेरी बहुत ही आसान होती है, लेकिन अगर अब ये लेकिन अगर ये इस्तेमाल करूंगा तो लेकिन का पार्ट मुश्किल होगा और उससे पहले बात आसान हो जाएगी. तो थ्योरी जब आपकी जिंदगी का हिस्सा है, आपने अपनी अभी पूरी की पूरी प्रोफेशनल लाइफ में थ्योरी से खेलना है, तो याद रखिए थ्योरी से खेलने की प्रैक्टिस शुरू कर दें. अब आपको लफ्जों का हेर फेर आसानी से समझ आना चाहिए, और आप समझते हैं एग्जाम होता है, लफ्जों का हेर फेर होता है. अगर किसी स्टूडेंट को वो लफ्जों का हेर फेर समझ में आ जाए तो एग्जाम उसके बाद आपका खेल होता है, और जिसने मालूम रहते हैं तो कॉम्प्लेक्स है, इजी हो सकता है, तो याद रखिए कभी कुछ नहीं कर सकता. उसे उसका एंगल देखना पड़ेगा, किस एंगल की बात कर रहा है. मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, आप उठा के देख ले, उसमें लिखा हुआ है कि एसक्यूएल आर विद हैविंग द सिंपल क्वेरीज. जबकि हमें मालूम है कि भाई जो नॉन एसक्यूएल की क्वेरी कॉम्प्लेक्स होती है, उसकी बड़ी वजह सेमी स्ट्रक्चर डाटा है, नॉन स्ट्रक्चर डाटा है. लेकिन अगर बहुत सारे टेबल्स को ज्वाइन करके हमारे डाटा करना हो तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो याद रखिए कि जुमले में एक बात लिखी हुई है, उसके साथ अगर लगा हुआ है. अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, अगर ये कभी ऐसा नहीं होगा. बात समझ में अभी बातें आहिस्ता आहिस्ता मेरे पेपर के लिए बल्कि हर जगह के लिए, तो इस तरह की मुश्किल बातें भी बहुत होती हैं. कंप्लीट नॉलेज की बातें आपको रख करनी पड़ेगी. जब आप मुख्य सेक्शन पढ़ेंगे और सेक्शन के साथ सेक्शन पढ़ेंगे तो पहली बात सेक्शन याद करना मुश्किल, और फिर उसके हर सेक्शन की बातें एक दूसरे के साथ आपको मिलती जुलती आएगी. तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे? उसके डिफरेंशिएट करने का एंगल होता है कि इसके इस एंगल से ठीक है, इसके एंगल से ठीक है. तो दो बातें आपको एक लगेगी. इसका ख्याल करिए, बात आपको इंशाल्लाह अगले पेपर में बहुत याद आएगी, आप पढ़े होंगे. अगर याद रही तो इंशाल्लाह